नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो आज का बहुत अच्छा शानदार टॉपिक है हमारा अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। और अधिगम में कौन कौन से सिद्धांत किस किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिए गए थे उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिएगा, आप लोग अगर प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास उन दोनों प्रकार के स्टूडेंटों के लिए है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के एक एक चैप्टर को अच्छे से देख लेंगे और नोट्स भी आप लोग डाउनलोड कर लें। खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप आपको प्ले स्टोर पे दिया गया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है। 21 रुपये आपको केवल उसका पेमेंट करना है। वैलिडिटी पे आपसे लिया जा रहा है। एप्लीकेशन का कोई जो अपना सिलेबस है इसका कोई आपसे चार्ज नहीं ले जाएगा, केवल एप्लीकेशन का वैलिडिटी चार्ज दिया जाएगा 21 रुपये। तो डाउनलोड कर लो। अब फिर बाद में आपको मत कहना कि हमें नोट्स अवेलेबल नहीं करवाए। चलिए अब हम पढ़ते हैं, अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। और अधिगम अधिगम का शाब्दिक करते हैं साथियों सीखना। अधिगम का मतलब क्या है? सीखना। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर देंगे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो। अधिगम की बात करें तो अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अपने अनुभवों से लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? अधिगम क्या है कि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी परिपक्वता की ओर बढ़ता जाता है और अपने अनुभवों से लाभ उठाता जाता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता जाता है, व्यवहार में शुद्धता करता जाता है। वही अधिगम है। इसका मतलब सीखना वही कहलाता है। अधिगम के सोपान एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछे गए साथियों। अधिगम के सोपान याद रख लेना। पहला सोपान है आवश्यकता अभिप्रेरणा। आवश्यकता कह लो चाहे अभिप्रेरणा कह लो। दूसरा है लक्ष्य या उद्देश्य। तीसरा सोपान है बाधाएं। चौथा सोपान है तत्परता। पांचवा सोपान है वातावरण अथवा अधिगम स्थिति उत्पन्न करना। छठवां सोपान है वातावरण के साथ अंत्यक्रिया या विभिन्न अनुक्रियाएं। और सातवां सोपान है पुनर्वलन। और आठवां सोपान है अनुभवों का संगठन। और नौवां सोपान है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो ये सोपान अगर आपने पढ़ लिए तो समझ लीजिए अगर प्रश्न आपका आएगा तो सीधा डायरेक्ट ही पूछा जाएगा। अधिगम के सोपान को क्रम सहित व्यवस्थित कीजिए। क्लियर? उसके बाद में है कुछ परिभाषाएं किस किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी अधिगम की। सुनिएगा आप लोग, और इंपॉर्टेंट भी है ये। क्रो एंड क्रो साहब की परिभाषा है कि सीखना या अधिगम जो है वो आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन। वुडवर्थ का कथन है कि नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम की प्रक्रिया है। क्रॉनबेक कहते हैं कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन या संशोधन करना ही अधिगम है। तो ये तीन परिभाषा हो गई। और चौथी परिभाषा हमारी गेट्स व अन्य की। कहते हैं कि अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। और गिलफोर्ड का कथन है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो अधिगम कहलाता है। यानी व्यवहार में व्यवहार के कारण हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। किसका कथन है? गिलफोर्ड का कथन है। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग रेगुलर क्लास लेते रहें। अधिगम की विशेषताएं देखिए। अधिगम की विशेषता है कि अधिगम जो है, अधिगम कह लो चाहे सीखना कह लो, एक ही बात है। सीखना सार्वभौमिक है, ठीक है ना? सीखना वातावरण की उपज है। सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है, जीवन भर तक व्यक्ति सीखता ही रहता है। सीखना बुद्धि में विकास करना है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन करना है। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना एक खोज करना है। और सीखना एक सक्रिय रहकर होता है। सीखना, व्यवहार या अधिगम जो होगा साथियों वो हम कैसे सीख सकते हैं? सक्रिय रहकर। अधिगम में समय लगता है, भाई सीखने में समय लगता है। और अधिगम से अपेक्षाकृत अधिक जो स्थायी परिवर्तन होता है, यानी कि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की बात करेंगे, वही हमारा अधिगम है। अब सुनिएगा, अधिगम के सिद्धांत आते हैं हमारे और यहीं से कहानी मेन इंपॉर्टेंट शुरू होती है।
पहला सिद्धांत अब पढ़ेंगे, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इसको हम स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी या एसआर थ्योरी भी कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट है, एक एक सिद्धांत को अच्छे से पढ़ना, आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे नोट्स। और पढ़ाने का तरीका, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की बात करें यहाँ पर, तो साथियों ये थॉर्नडाइक ने दिया था। और जो थॉर्नडाइक थे वो हमारे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और उन्होंने इस सिद्धांत को 1898 में, जब वो पीएचडी का शोध कर रहे थे, तो उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंसी। उस पुस्तक के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांतों की खोज के दौरान इस उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थॉर्नडाइक ने 1913 में अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। उस पुस्तक के अंतर्गत उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया था। समझ में आ रहा है? पुस्तक कौन सी थी? खोज तो की थी एनिमल इंटेलिजेंसी में, लेकिन इसका उपयोग किस में किया था? एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक में किया था 1913 में। और प्रयोग किया था उन्होंने बिल्ली पर। अब सुनिएगा आप लोग, प्रयोग सुने। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को लिया और उसको पिंजरे में बंद कर दिया, बाहर एक मांस का टुकड़ा रख दिया, और जो पिंजरा था हमारा उसमें एक लीवर लगा दिया, सलाखें भी लगी हुई थी। अब बिल्ली उस मांस के टुकड़े को देख करके अनुक्रिया करती है। ठीक है, तो बिल्ली उस लीवर पर पैर रखती है, 1000 बार उछलती है, कूदती है, फिर कूदती है, फिर बार बार ऐसे ही कितनी बार उसने अनुक्रिया की होगी। कूदते कूदते एक समय ऐसा आता है कि उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और वो पिंजरा खुल जाता है और बिल्ली को मांस का टुकड़ा मिल जाता है। लगातार ऐसी क्रियाएं करने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि उस बिल्ली को ये अधिगम हो जाता है कि मुझे अगर इस लीवर पर पैर रखना है तो मुझे भोजन मिल जाएगा। इसका मतलब वो बिल्ली की अनुक्रिया किससे हो गई? उस भोजन को देख करके हो गई। उस भोजन को देख करके उसने अधिगम कर लिया लगातार अनुक्रिया करके कि मुझे अगर लीवर पर पैर पड़ना है मेरा तो मुझे भोजन मिल जाएगा। यही इसमें सिखाया गया है इस प्रयोग के अंदर। भूखी बिल्ली पर किए गए प्रयोग से इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या पड़ा था? प्रयास एवं त्रुटि या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत इसको कहते हैं। तो लगातार व्यक्ति प्रयास करता है, गलतियां करता है, भूल करता है, तो लगातार भूल के कारण एक समय ऐसा आता है, प्रयास करने के लगातार पश्चात एक समय ऐसा आता है कि वो व्यक्ति अपने मंजिल को भी सफल कर लेता है। उसी प्रकार मैं स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप भी थॉर्नडाइक के नियम की तरह हो, उस बिल्ली की तरह हो। आप लगातार मेहनत कीजिएगा, बार बार असफल होने के पश्चात भी आप हार मत मानिए, और एक समय ऐसा भी आएगा कि आपको वो लक्ष्य भी मिलेगा। आप लगातार अनुक्रिया करते रहिए। थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया होती है। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि भाई उद्दीपक जो है, उद्दीपक यहाँ पर क्या है? मांस का टुकड़ा। उद्दीपक क्या है? मांस का टुकड़ा। उस उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया करती है बिल्ली, और इन दोनों में संबंध बन जाता है। किसमें? उद्दीपक में और बिल्ली में, और एक बंधन बन जाता है। और इसी आधार पर इस सिद्धांत का नाम पड़ा था साथियों संबंधवाद सिद्धांत या संयोजनवाद सिद्धांत या बंध का सिद्धांत। कई नाम है इस सिद्धांत के, आप लोग याद रख लेना। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी, संबंधवाद सिद्धांत, संयोजनवाद सिद्धांत या बंध का सिद्धांत। ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक के द्वारा इस सिद्धांत में अधिगम के कुछ नियम बताए गए थे। तो 3 तो मुख्य नियम थे। कौन से थे? 3 तो मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे, वो आपको याद रखने हैं। 3 गौण नियमों में मुख्य जो नियम थे उनमें पहला था तत्परता का नियम। ये नियम क्या कहता है? उन्होंने बताया तत्परता के नियम में कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर व्यक्ति जब तक तैयार नहीं होगा वो अधिगम नहीं कर सकता। दूसरा नियम बताया मुख्य अभ्यास का नियम, और उन्होंने बताया कि व्यक्ति लगातार अगर अभ्यास करता है तो वो अपने लक्ष्य को भी पा लेता है, इसलिए लगातार अभ्यास करता रहना चाहिए। उसके बाद है परिणाम व प्रभाव का नियम। इसी को हम संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं कि व्यक्ति जब लगातार काम करता है और उसको अपना लक्ष्य पा लेता है तो उसको संतोष प्राप्त होता है, उसको परिणाम मिल जाता है तो खुशी होती है। लेकिन अगर वो लक्ष्य से
विमुख हो जाता है तो उसे दुख होता है। तो ये तीनों ही सिद्धांत आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमारे गौण नियम है 5। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। मानसिक विनाश का नियम, इसको हम बोलते हैं मानसिक विकास का नियम, मनोवृत्ति का नियम है। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, यानी अंश से पूर्व की ओर, आत्मीकरण का नियम और सहचर्य परिवर्तन का नियम, यानी सीखे हुए ज्ञान में परिवर्तन करना, क्या कहलाता है? सहचर्य परिवर्तन का नियम। अब इस जो नियम है उसके शैक्षिक महत्व देखिएगा। अनुभव से लाभ उठाना, कैसे कि एक छोटे भाई को आग के पास जाने से हम रोक देते हैं, कि जैसे बड़े भाई को पता है कि मैं आग से जल गया था तो वो छोटे भाई को भी जाने से मना कर देगा। दूसरा लाभ है निरंतर प्रयास से हम कुछ भी पा सकते हैं, निरंतर प्रयास पर बल दिया गया है। अभ्यास की ओर क्रिया करते रहना चाहिए, अभ्यास की क्रिया पर आधारित है। करके सीखता है बच्चा। असफलता में सफलता छुपी हुई होती है, निराशा में आशा छुपी हुई होती है। आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता की ओर संकेत करता है, इसी के शैक्षिक महत्व भी है। छोटे बालकों के सीखने के लिए भैया बहुत विशेष उपयोगी है। कौन सा सिद्धांत? ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत, नोट कर लो आप लोग। और मंद गति से सीखने वाले बच्चों के लिए भी विशेष उपयोगी है। और आपको इस ये नियम क्या कहता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होति सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। और ये उसी ही पंक्ति का दोहराव करता है हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। सफलता से बढ़कर कोई दूसरा पुरस्कार नहीं होता, ये बात थॉर्नडाइक साहब कहते हैं। और कहा था तत्परता के नियम में उन्होंने बताया था, रुचि का नियम बताया था कि घोड़े को हम तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जब तक वो तैयार नहीं होगा। आप किसी व्यक्ति को ये जबरदस्ती आरोपण नहीं कर सकता कि वो उस काम को करे जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी। तो ये तत्परता का या रुचि का सिद्धांत है। उद्दीपक अनुक्रिया जो सिद्धांत है साथियों, इसको अनेक नामों से जाना जाता है, और ये आप लोग इनके नाम याद रख लें, एग्जाम में कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत इसको कहते हैं। इसको हम प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयास व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको हम संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं, और बंध का सिद्धांत भी कहते हैं, और एसआर थ्योरी भी कहते हैं। इसका मतलब स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है, ओके। और अगला सिद्धांत आता हमारा इस पावलार साहब का, कुत्ते वाला प्रयोग देखिए आप लोग। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये पावलाव ने दिया था। इसको हम सीआर थ्योरी बोलते हैं, कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। इसके अनेक नाम हैं। देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को हम प्राचीन अनुबंधन या पारंपरिक अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इसको हम संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत कहते हैं। इसी को हम संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहते हैं। इसी को हम अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसी को हम क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। तो ये इसके 8-7 नाम है, अच्छे से याद रखना, एग्जाम में कुछ भी आपको दिया जा सकता है। अब इसके प्रवर्तक थे पावलाव, ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने ये सिद्धांत 1904 में दिया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है, कुत्ते पर प्रयोग किया था। वैसे बात करें तो ये जो वैज्ञानिक थे पावलाव साहब, एक जीव वैज्ञानिक थे। इसका मतलब इन्होंने एक पाचन क्रिया पर शोध किया था, और पाचन क्रिया पर शोध करते करते ये मनोविज्ञान में आ गए थे। और पाचन क्रिया पर शोध के कारण इन्होंने लार के बारे में बताया, तो 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ऐसे मनोवैज्ञानिक भी थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब इन्होंने जब कुत्ते पर प्रयोग किया तो सबसे पहले क्या किया था उन्होंने, एक कुत्ता था, ठीक है ना, एक कुत्ता था, उस कुत्ते के सामने कुत्ते को बांध दिया और एक घंटी लगा दी, कुत्ते को बांध दिया और एक घंटी लगा दी थी। और कुत्ते को भोजन कब दिया जाता था, पहले घंटी बजाई जाती थी, उसके बाद भोजन दिया जाता। कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती, फिर भोजन दिया जाता, और यह भोजन कुत्ते को लगभग 3 से 5 सेकंड के बाद ही दिया जाता था। जैसे घंटी बजेगी 3 से 5 सेकंड बाद भोजन दिया जाता, और लगातार ये प्रक्रिया हजारों बार उसने की थी। और कुत्ता समझ गया इस बात को कि पहले घंटी बजेगी फिर भोजन मिलेगा, घंटी बजेगी भोजन मिलेगा। अब जैसे ही घंटी बजती थी, एक स्थिति ऐसी आती है, कुत्ते को लार निकलने लगी,
कुत्ते की लार निकलने लगी, तो लार निकलती फिर भोजन मिल जाता, घंटी बजती, लार निकलती, भोजन मिल जाता। एक स्थिति ऐसी आती है कि कुत्ते को केवल घंटी बजाई गई थी, भोजन नहीं दिया गया था और लार फिर भी निकल आई। तो समझ गया पावलाव कि अब कुत्ते का घंटी के साथ में क्या बन गया है, एक अनुबंधन बन गया है, और यही जो घंटी थी वो हमारा अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाई। अस्वाभाविक उद्दीपक है, कृत्रिम उद्दीपक है ये। और जो भोजन है हमारा वो हमारा स्वाभाविक उद्दीपक है, यूसीएस है, ठीक है। और जो लार है हमारी वो सीआर है, अस्वाभाविक अनुक्रिया है। और भोजन के साथ में जो अनुक्रिया की है वो है स्वाभाविक अनुक्रिया, यूसीआर है। तो ये आपको नाम शॉर्ट में याद रखना है। सीएस का मतलब होगा कंडीशनल स्टिमुलस, और स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब भोजन है वो यूसीएस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। लार जो हमारी है अस्वाभाविक अनुक्रिया है, मतलब कंडीशनल रेस्पॉन्स। और जो स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है हमारी भोजन वाली वो हमारी यूसीआर है, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। तो इनको आप लोग याद रखेंगे। अब देखिएगा जो क्रिया की गई थी कुत्ते के द्वारा, पहले भोजन को देख करके हो जा रही थी, और वही क्रिया अब घंटी की आवाज़ को सुन करके होने लगी। इस क्रिया को हम अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित किया गया था उसे हम अनुवर्ती कहते हैं। लगातार घंटी बजी, भोजन दिया, तो इस तरीके से कुत्ते में एक अनुबंधन बन गया। इसी वजह से पावलाव को हम अनुबंधन का जनक भी मानते हैं। ये एक रूसी शरीर शास्त्री थे पावलाव, और इनको इसी पाचन क्रिया पर शोध करने के कारण एक नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1904 में। मुख्य शब्दावली देखिएगा इस सिद्धांत के अंदर, विलोप या विलोपीकरण। अनुबंध स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक दिया जाए, यानी घंटी प्रस्तुत किया जाए, तो अंत में एक समय ऐसा आता है कि अनुक्रिया का होना बंद हो जाता है। अब देखिए कुत्ते को आप लोग भोजन दे रहे, घंटी बजा रहे, भोजन दे रहे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल और केवल घंटी बजा रहे, भोजन नहीं दे रहे, घंटी बजा रहे, भोजन नहीं दे रहे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी। मतलब जो अनुबंधित उद्दीपक है उसके प्रति उसका संबंध खत्म हो जाएगा, लार आना बंद हो जाएगी, उसको बोलते हैं विलोपीकरण। दूसरी स्थिति बनती है सामान्य उद्दीपक सामान्यीकरण, कि भाई कुत्ता जो है अगर घंटी की आवाज़ को सुनकर के लार दे रहा है, लार उसकी निकल रही है, अगर हम घंटी से मिलते जुलते और दूसरी चीज़ें बजाएं जैसे गाड़ी का हॉर्न, साइकिल की घंटी, तो भी कुत्ता क्या सोचेगा कि मुझे भोजन मिलेगा। यानी कि उसका घंटी के प्रति सामान्य उद्दीपक है, उस घंटी के जैसे ही अन्य जो घंटियाँ होंगी या आवाज़ें होंगी उसके प्रति उसका अनुबंधन बनेगा। उसको बोलते हैं सामान्यीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण। तो भी कुत्ता लार डालेगा। अब हम बात करें सामान्य स्थिति में, तो बालक जो है, जैसे मान के चलते हो एक बच्चे को लाल गुलाब का फूल दिया और उसको चोट लग जाती है। अब बच्चे को क्या समझ में आ रहा है कि अब ये जो लाल चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती है, इसलिए वो हर एक लाल चीज़ से डरने लगता है। तो ये उसने पूर्व अनुभव ग्रहण कर लिया बच्चे ने। पावलाव ने घंटी की आवाज़ के स्तर पर कोई सीटी बजाई, तब भी घंटी की आवाज़ से मिलती जुलती थी, और इस स्थिति पर भी कुत्ते ने लार डाली घंटी की आवाज़ पर। ठीक है ना। वाटसन की बात करें तो वाटसन ने 11 महीने के पुत्र, अपने 11 माह का एक पुत्र था जिसका नाम था अल्बर्ट। ठीक है ना। अल्बर्ट नामक बच्चे पर एक प्रयोग भी किया था इसको, और उसको बताया कि खरगोश से बच्चा डरने लगता है, खरगोश से बच्चा डरने लगता है। तो अब खरगोश के पश्चात वो हर एक रोएदार चीज़ लेके जाएगा, खरगोश के बाल होते हैं ना, तो वो बालों वाली चीज़ जब भी लेके जाएगा तो बच्चा डरने लगेगा कि खरगोश आ गया। इसका मतलब ये सामान्यीकरण हो गया, उद्दीपक सामान्यीकरण हो गया। उसी उद्दीपक के मिलती जुलती चीज़ों से बच्चा डरने लगेगा। ठीक है ना। तो जो अल्बर्ट था ना उसकी माँ का नाम रेनर था, याद रखना क्या नाम था, रेनर। अब उद्दीपक विभेदीकरण, अब लगातार ऐसी स्थिति होती जाएगी तो कुत्ते को घंटे की आवाज़ पर पुनर्बलित किया जाता है, अर्थात भोजन दिया जाता है। सीटी की आवाज़ पर भोजन नहीं मिलता था, तो कुत्ता धीरे धीरे जान जाएगा कि मुझे ये पागल बना रहा है। अब जो कुत्ता है वो पहचान करना जान जाएगा घंटी की आवाज़ कैसी है, सीटी की आवाज़ कैसी है। अब कुत्ता जो होगा केवल घंटी की आवाज़ पर ही लार डालेगा, सीटी की आवाज़ पर लार नहीं निकालेगा। समझ में आ गया। तो ये अपना उद्दीपक विभेदीकरण है। समय कारक की बात करें तो दो उद्दीपकों के बीच में
अनुबंधन स्थापित होने के लिए कम से कम 5 सेकंड का समय होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा अनुबंधन स्थापित होने में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। जैसे आपने घंटी बजाई, उसके तुरंत बाद भोजन दो, लगभग 5 सेकंड के बाद। अगर समय ज़्यादा लग गया तो लार निकलने में फिर वो अनुबंधन है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है शैक्षिक महत्व। मैं आपको किसी दिन हर एक सिद्धांत के ऊपर आपको वीडियो बनाऊंगा अलग से, अच्छी वाली। शैक्षिक महत्व की बात करें तो देखिएगा, प्राणी तभी सीखता है जब वह सतर्क होता है, ये बताता है। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग भी इसी सिद्धांत के आधार पर आधारित है। यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है और पुनरावृत्ति के आधार पर ही अनुबंधन स्थापित करने में बल देता है। यह सिद्धांत बहुत सारी चीजों पर बल दे रहा है। भाषा को सीखने व सिखाने के लिए यह सिद्धांत बहुत ज़्यादा विशेष उपयोगी है और आदतों का निर्माण करने पर भी यह सिद्धांत आधारित है, ठीक है ना। इस सिद्धांत के द्वारा भय संबंधी और मानसिक भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों से कभी भी ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति ना करें जो आगे चलकर के कुंठाओं में बदल जाए, क्योंकि इस प्रकार बालकों में प्रेम घृणा का विकास होने लगता है। यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। इस जो पावलोव का सिद्धांत है वो यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। अगला सिद्धांत हम पढ़ेंगे हमारी अगली क्लास में, नाम होगा हमारा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत सिद्धांत, और ये हम पढ़ेंगे स्किनर का, चूहों पर प्रयोग किया था उन्होंने, ठीक है साथियों। तो आज का हमारा क्लास खत्म होता है। आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली क्लास लेंगे, नोट्स डाउनलोड कर लेंगे, खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर पर है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया गया है, ठीक है साथियों। धन्यवाद।